तो बच्चे ने अगर ठीक रिजॉल्व कर लिया है इस ओडिपस कम्प्लेक्स को और फादर रिवॉल्वरी को छोड़ करके वो सोचने लगता है कि फादर भी मेरा सेकेंडरी सोर्स ऑफ लव, सेकेंडरी सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन, सेकेंडरी सोर्स ऑफ माय ईगो डेवलपमेंट, ये फादर है। तो बच्चा जो है फिर सोसाइटी के अंदर हर एक अथॉरिटी का बड़ा सम्मान करने लगता। और यही शैली, गॉड नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। फादर यूलोजाइज इज गॉड। बच्चा अपने पिता को भगवान समझने लगता है। सोसाइटी के अंदर वो कहता है जितने फादर सिंबल है वो यूनिवर्सल मिलकर के यूनिवर्सल फादर बन गया है। और उस यूनिवर्सल फादर से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। वही हमें प्रेम करेगा, वही हमें प्यार करेगा, वही हमें हर तरह से प्रोटेक्शन देगा। तो इस तरह से रिलीजन क्रिएट हो जाता है। रिलीजन इज द क्रिएशन ऑफ फादर्स फियर। तो फ्रायड जो है वो आदमी को बता रहे हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसे बनता है। और अब ये पहुंच गए हैं उस स्टेज में जो ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज है। अंदाज़ा यूँ लगा लो कि शायद 8-9 साल या 9-10 साल का बच्चा हो गया है। उस समय ये फादर राइवलरी कहानी हमने कल सुनाई दी थी ओडिपस की। ओडिपस एक प्रिंस था, राजा का लड़का था। लेकिन जब उसका जन्म हुआ था तो ज्योतिषियों ने कहा था कि ये मनहूस है, बाप इसकी शक्ल देखेगा तो मर जाएगा। और ये बच्चा बड़ा होकर के बाप का मर्डर भी कर सकता है, इसलिए कहीं इसको ऐसी जगह फेंक दो। तो उन्होंने वो सारा, कल हमने बताया था कि उन्होंने बंद कर के फेंक दिया। लेकिन माँ चूँकि अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती तो माँ ने अपने इजिप्ट की शाही मोहर उस बच्चे पर लगा दी और बच्चा बड़ी दूर चला गया। यानी सिसिली के पास, ग्रीक का जो साउथ वाला हिस्सा है यूनान का, वहाँ वो बहता बहता टोकरी में पहुँच गया। तो सारा हमने देखा कि उसने फिर बाद में क्या हुआ कि लड़ाई हुई, लड़ाई में बाप को मार दिया। और बाप को मार करके जब वहाँ गया लूट मार करने के लिए, तो बाप की सारी चीज़ें जितनी संपदा थी वो उठा के जब लाया लूट मार करके, तो वो बाप की वो औरत जो थी वो बूढ़ी तो हो गई थी लेकिन बहुत सुंदर थी। तो उसकी सुंदरता से वो उसको भी उठा लाया और उठा करके अपने पास रख लिया। लेकिन जब वो एक दिन कपड़े उतारे हुए माँ के साथ खड़ा हुआ सोने के लिए, तो माँ ने वो देखा। उसने कहा कि हो, तू तो मेरा बेटा है और ये जो मोहर लगी हुई है ये तो हमारे राज्य की मोहर है। इसका मतलब तू हमारे राज्य का प्रिंस है। इतनी दूर हमने फेंका था, कहाँ इजिप्ट से लेकर बहते बहते तू यहाँ सिसिली तक आ गया, फिर भी बाप को मार दिया तूने। क्योंकि ज्योतिषियों ने यही कहा था। तो उसको बड़ी गिलानी हुई, बहुत गिलानी हुई। क्या प्रायश्चित करूं, कैसे प्रायश्चित करूं? तो उसने सबसे पहले क्या काम किया कि अपनी दोनों, वो जो जहाँ से वो दिखाई दे रही थी उसको, उसने अपनी तुरंत दोनों आंखें निकाल करके फेंक दी। ये सिंबॉलिक था उसके लिए। उस लड़के ने कहा कि आंखें निकाल के फेंक रहा हूँ, ये सिंबल है। इन आँखों की तरह से ही हमारे वो अंग होते हैं जो अंग हमारे सेक्स को गवर्न करते हैं, उनको टेस्टिकल्स कहते हैं। उनको रिमूव कर दिया जाए तो कहलाता है वो कैटरेक्ट। सारा निकाल दिया उन्होंने। तो इन्होंने सारा वो जो थे सिंबॉलिक कहा कि मैं अब ये करूँगा कि अब नपुंसक हो जाऊँगा
मैं अपनी जवानी को ख़त्म कर दूंगा प्रायश्चित करने के लिए। तो माँ ने कहा कि नहीं, अब तुमने जो कर दिया वो तो कर दिया, लेकिन अब प्रायश्चित के रूप में ये करो कि तुम इन सारी चीज़ों को, अपने पाप को त्याग करके और एक अच्छे पुरुष बनने की कोशिश करो। तो खैर वो वहाँ का अपने राजा तो बन गया हो, लेकिन उसको ज़िंदगी में ये रहा कि उसने आँख भी निकाल दी और अपने जो टेस्टिकल थे उनको भी निकाल दिया। अब ये कहानी जो है ये बड़ी ही क्राइसिस पैदा करने वाली है। इस कहानी पर सारा उसने अपना सिस्टम खड़ा किया है। ये जो एज है, लगभग 9 या 10 साल का हो गया है बालक, ईगो उसकी डेवलप हो चुकी है, मैं भी कुछ हुई हूँ। माँ क्या करती है कि जब बाप आता है घर में तो माँ उस बच्चे को बिल्कुल नेगलेक्ट कर देती है। जो नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑफ लव है हमारा, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन है हमारा, जन्म से हमने सबसे पहले जब बच्चे के ने पहले ही दिन, पहले घंटे ही बल्कि दूध पिया, तो माँ की छाती पर लेट करके दूध पिया, माँ ने दूध पिलाया उसको, तो पहला ही ऑब्जेक्ट ऑफ लव जो है और पहला ही ऑब्जेक्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि फ्रायड ने ये कहा ना पॉलीमॉर्फस परवर्ट है बच्चा तो कहीं से भी उसको छुओगे तो सेक्स जैसा सेंसेशन होगा उसके अंदर। तो बच्चा जो है माँ को लिपट करके जब दूध पीता है तो माँ जो है उसका इस नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन को, सेक्स सेटिस्फैक्शन को, उसका बाप उससे छीन रहा है। तो उसे लगता है कि मेरा जो अगर कोई राइवल है तो मेरा बाप है राइवल। अब वो बाप के प्रति अपने मन में बड़ी घृणा पैदा शुरू करता है। बाप के आते ही माँ मुझे त्याग देती है। बाप कोई खास चीज़ है? तो बच्चा जो है धीरे 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 वो बाप के खिलाफ उसके मन में भावना पैदा हो जाती है। अब ये जो एज है ये इतनी क्रिटिकल है, इसमें बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इस फैलिक स्टेज में हमने शुरू में देखा था कि बच्चे का ऑब्जेक्ट ऑफ लव तो छिन गया, तो अपने आप ही अपने ही सेक्स ऑर्गन से खेल खेल करके, और जब बच्चा अपने सेक्स ऑर्गन से खेलता है तो माँ उसको बिल्कुल ढक देती है। सारे क्राइसिस इसी एज होते हैं। और माँ उस बच्चे को कहती है कि अगर तूने इस तरह से किया तो फादर तुझे इतना दंड देगा, मारेगा। तो उसे भी फादर का एक डर पैदा कर देती है, माँ करने लगती है, लेकिन बच्चे को समझ नहीं आता। तो बच्चा क्या करता है कि जब फादर नहाने के लिए जाता है बाथरूम में, तो बच्चा भी नहाने के लिए उसके साथ चला जाता है। और वहाँ जाकर के बच्चा देखता है कि फादर का जो सेक्स ऑर्गन है वो मेरे सेक्स ऑर्गन से बहुत ज़्यादा मजबूत है, बड़ा है। उसके मुकाबले में मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो सारा केंद्र है शक्ति का, जहाँ में हमारी शक्ति सारी केंद्रित हो गई है, फैलस में केंद्रित शुरू हो जाती है। तो फादर का फैलस जो है वो बहुत बड़ा है। तो बच्चे को फादर के सामने इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। अब तक तो बच्चा सोचता था कि बाप फादर को तब देखूंगा, लेकिन अब बच्चा समझता है कि फादर से मैं लड़ नहीं सकता। फिर एक और बच्चे के अंदर क्राइसिस आती है कि वही फादर जिसको माँ इतना सम्मान देती है, वही फादर बच्चे को प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें ला करके देता है। उसके लिए खिलौने भी लाता है, कपड़े भी लाता है। तो ये क्राइसिस बच्चे के अंदर क्रिएट हो जाता है कि फादर मेरा राइवल है या फादर मेरा
प्रोटेक्टर है। ये सारे क्राइसिस जो हैं ये इस एज में पैदा होते हैं। अगर सबसे पहला तो सेक्स ऑर्गन का जो क्राइसिस है, बच्चा जब फादर के सेक्स ऑर्गन को देखता है और वो देख करके समझने लगता है कि फादर के पास बहुत बड़ा सेक्स ऑर्गन है, मेरे पास इतना नहीं हो सकता, तो उसके अंदर इन्फीरियोरिटी आ जाती है। अब इस इन्फीरियोरिटी को अगर वो किसी तरह से इसका समाधान न किया जाए तो ये ज़िंदगी भर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाता जाकर। इन्फीरियोरिटी फील करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं छोटा हूँ तो आगे तरक्की करूँ, इन्फीरियोरिटी फील करें, लेकिन जब ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाती है तो बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है, आदमी ज़िंदगी कुछ नहीं कर सकता। तो इस क्राइसिस को कैसे रिजॉल्व करेंगे? ये जो इन्फीरियोरिटी आ गई इसके अंदर, ये इन्फीरियोरिटी आती है सेक्स ऑर्गन के। वो सेक्स ऑर्गन को देख कर समझती है कि फादर बड़ा पावरफुल है और वो फादर की इमेज बनाता है। जितने भी फादर इमेज वाले हैं सोसाइटी के अंदर वो बड़े पावरफुल होंगे। अब इसका बहुत डिटेल में फ्राइड ने करके किया कि धीरे धीरे वो फादर की इमेज को ट्रांसेंडेंटल कर देता है। कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो हमारे फादर से भी ज़्यादा है और वही सबका फादर है, बहुत बड़ा फादर है, तो गॉड की इमेज बन जाती है इसके अंदर। अब इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा दिक्कत पड़ती है। अगर बच्चे ने इसको ठीक तरह से रिजॉल्व कर लिया तो भगवान का भक्त बन जाएगा, अथॉरिटीज़ का सम्मान करेगा, फादर का सम्मान करेगा, और जो भी फादर सिंबल हैं सोसाइटी के अंदर, ख़ास तौर से टीचर्स को फ्राइड कहते हैं कि टीचर्स को बड़ा सम्मान देगा वो, क्योंकि वो फादर की तरह से उसे नैतिकता सिखाते हैं, उसकी ईगो को डेवलप करते हैं। तो उसे लगता है कि फादर मेरा वैसे तो राइवल है, सोसाइटी के रूप में तो सोशली तो मेरा राइवल है, लेकिन ये मेरा बायोलॉजिकल भी प्रोटेक्टर है, ये मुझे ईगो को भी, मेरी ईगो को भी डेवलप कर रहा है, मुझे रोज़ाना नसीहत करता है, कोई अच्छी चीज़ बताता है। तो ईगो को मजबूत करने के लिए सुपर ईगो का ये मेरे ऊपर देता है। तो फादर के साथ वो क्राइसिस को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। फादर के साथ मैं रेपर्ट बना लूँ कोई ऐसा कि फादर भी मुझे प्यार करने लगे, जैसे मदर प्यार करती है ऐसे ही फादर भी मुझे प्यार करने लगे। फादर थपथपाएगा, बेटा आज क्रिकेट खेल के आना, उसमें इनाम लेके आना। तो बच्चे को लगेगा फादर मेरा राइवल नहीं है, बल्कि फादर भी लव ऑब्जेक्ट है। नंबर 1 तो मदर है, नंबर 2 फादर है। अगर ये इस तरह से रिजॉल्व हो जाता है कॉम्प्लेक्स, तो बच्चा जो है अथॉरिटी का सम्मान करने वाला, सोसाइटी के अंदर सम्मान करने वाला, सोशल लॉ को मानने वाला। और अगर ये रिजॉल्व नहीं होता तो बच्चा विद्रोही बन जाता है। अगर वो सप्रेस हो गया तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, हर जगह समझेगा हम तो बहुत घटिया आदमी, हम कुछ दुनिया में कर ही नहीं सकते। तो ये ओडिपस की जो एज है, इसको फैलिक स्टेज कहते हैं, ये फादर राइवलरी की जो स्टेज है, उसको फादर की राइवलरी को दोनों तरह से, बायोलॉजिकली जो इन्फीरियोरिटी है उस इन्फीरियोरिटी को भी ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसे इंतज़ाम किए जाएंगे। बच्चे को कहा जाएगा कि भाई अपने कपड़े ढक कर के रहो, अपना सेक्स ऑर्गन किसी को मत दिखाओ, किसी का सेक्स वायरिस्ट। बच्चे वायरिस्ट बन जाते हैं। वायरिस्ट का मतलब वो छुप करके, लोग नहा रहे हैं तो गुसलखाने में झांक करके देखते हैं, लेट्रिन में झांक करके देखते हैं सेक्स ऑर्गन को, कई जगह इस तरह देखते हैं। ये क्राइसिस बड़ा ज़बरदस्त क्राइसिस है, इसलिए यहाँ पर मदर का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मदर उसको अगर करे तो पहला क्राइसिस तो यही जो है कि इन्फीरियोरिटी नहीं पैदा होना देगी। बच्चे ने जो गलती से फादर का ऑर्गन देख लिया और अपने आप को इन्फीरियर समझा, वो कोशिश ये करेगी कि अब बच्चे को अलग से कपड़े उपड़े पहना के फादर को अलग से रखे, उनको कभी
मिक्स ना होने दे, बल्कि फादर को बताया, बच्चे को भी बताया कि इस तरह से कभी भी जहाँ फादर नहा रहे होना वहाँ नहीं जाते हैं, या जो भी हो। तरीका तो नहीं लिखा फ्राइड ने, बस ये लिखा है कि मदर रिजॉल्व करेगी इसको, क्राइसिस को, कि बच्चा जो है एक तो उसमें इन्फीरियोरिटी ना आए। इन्फीरियोरिटी आ गई है तो कोई बात नहीं, इन्फीरियोरिटी वाला तो एक कोशिश करेगा भाई मैं भी सुपीरियर बनूं, कल मैं बड़ा हो जाऊंगा तो फादर की तरह से मेरे पास भी ये जो मेरा सेक्स ऑर्गन है मुझे भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये विश्वास बच्चे का जगाते रहें कि तुम भी फादर की तरह से महान बन सकते हो, तुम भी फादर की तरह से बड़े बन सकते हो। तो इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स नहीं पैदा होने देगा, और अगर इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स पैदा हो गया तो ज़िंदगी में उसके तोड़ने का कोई इलाज भी नहीं है। ये बड़ी ज़बरदस्त बीमारी है, जिनमें इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, दुनिया में कोई राइज नहीं कर सकते बिल्कुल। वो हमेशा अपने आप को घटिया ही समझते रहते हैं। तो इस एज में, फैलिक स्टेज में, जहाँ ये ओडिपस कम्प्लेक्स है, फादर के साथ राइवलरी का कम्प्लेक्स है, इसको कैसे रिजॉल्व करें। और दूसरा यही कि फादर जो है घर का मालिक है, मुखिया है, इसको बच्चा जो है इस चीज़ को समझने लगता है कि फादर घर का मुखिया है, बड़ा है, इसकी बात मुझे माननी चाहिए, तो उसको धीरे धीरे यूलोजाइज करता है, उसको बढ़ाता है। फादर अकेला फादर नहीं है, बल्कि फादर जैसे बहुत सारे सोसाइटी में लोग हो सकते हैं, इनको फादर सिंबल कहते हैं। फ्रायड कहता है कि नॉट फादर बट फादर सिंबल। उससे क्राइसिस रिजॉल्व करना पड़ता है उसको। जो भी फादर के सिंबल हों, तो फ्रायड उसमें मास्टरों को ज़्यादा मानता है, टीचर्स, सोशल लीडर भी हो सकते हैं, समाज के बड़े बड़े लीडर जो हैं वो भी फादर सिंबल हैं। तो खैर उनके बारे में इतनी वो नहीं है कि इतनी रेस्पेक्ट वो उनकी नहीं होती नेताओं की जितनी टीचर्स की होती है। तो बच्चे ने अगर ठीक रिजॉल्व कर लिया है इस ओडिपस कम्प्लेक्स को, और फादर रिवॉल्वरी को छोड़ करके वो सोचने लगता है कि फादर भी मेरा सेकेंडरी सोर्स ऑफ लव, सेकेंडरी सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन, सेकेंडरी सोर्स ऑफ माय ईगो डेवलपमेंट, ये फादर है। तो बच्चा जो है फिर सोसाइटी के अंदर हर एक अथॉरिटी का बड़ा सम्मान करने लगता है। और यही शैली, गॉड नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। फादर यूलोजाइज इज गॉड। बच्चा अपने पिता को भगवान समझने लगता है। सोसाइटी के अंदर वो कहता है जितने फादर सिंबल है वो यूनिवर्सल मिलकर के एक यूनिवर्सल फादर बन गया है। और उस यूनिवर्सल फादर से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। वही हमें प्रेम करेगा, वही हमें प्यार करेगा, वही हमें हर तरह से प्रोटेक्शन देगा। तो इस तरह से रिलीजन क्रिएट हो जाता है। रिलीजन इज द क्रिएशन ऑफ फादर्स फियर। रिलीजन नाम की कोई चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है जिसको माइथोलॉजिकल फादर फियर जो है, जब ये बढ़ जाता है तो रिलीजन का नाम हो जाता है उसका। तो बच्चा भगवान से डरने लगता है, भगवान की पूजा करने लगता है, देवी देवताओं की पूजा करने लगता है, अपने मास्टर हैं, टीचर, जो भी फादर सिंबल है उनकी पूजा करने लगता है। लेकिन अगर मदर जो है वो ठीक तरह से, अब वैसे बहुत सारे, फ्रायड ने तो नहीं दिए, लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी वाले बहुत सारे कहते हैं कि जो बड़ी कॉशियस मदर है वो ये करेंगे कि जब फादर घर में आएगा और फादर को रिसीव करेंगी तो बच्चे को इस तरह से नहीं फेंकेंगी वो कि बच्चा अपने आप को समझने लगेगा कि ये मैं इन्फीरियर। वो बच्चे को बिठाएंगी, ये फादर के पास भी ले जाएंगे, आओ पापा आए हैं, जल्दी से आ जाओ, पापा की छड़ी उठाओ। तो फ्रायड ने तो सिर्फ इतना कह दिया कि एक क्राइसिस को करने के लिए मदर इस क्राइसिस को कैसे रिजॉल्व करेगी। ये ज़बरदस्त क्राइसिस है, लेकिन ये क्राइसिस अगर ठीक रिजॉल्व नहीं हुआ तो बच्चा विद्रोही बन जाएगा। हर एक अथॉरिटी के हर चीज़ को तोड़ेगा, नियमों को भी तोड़ेगा, डाकू बन जाएगा, गुंडा बन जाएगा, और भगवान का भी विरोधी बन जाएगा, नास्तिक बन जाएगा। नील कमल एक पिक्चर बनी थी, उसमें
उस नीलकमल में उसने ये दिखाया था कि वो कलाकार अपनी मूर्तियाँ बना के रखता है और आकर के जब देखता है तो कहता है मैंने ये मूर्ति बनाई थी, इसमें ये कमी रह गई, इसकी नाक टेढ़ी रह गई, ये मैंने मूर्ति कल बनाई थी रह गई। तो वहाँ 8-10 मूर्ति रखी होती हैं, वो उठा के हथौड़ा उनको सबको तोड़ देता है और तोड़ करके फिर भगवान को कहता है क्या तू अपने आप को बड़ा शक्तिशाली समझता है? मैं जिन मूर्तियों को बनाता हूँ अगर उनमें ज़रा सी भी कमी हो तो उनको तोड़ देता हूँ, और तेरी सारी दुनिया में कमी कमी दिखाई दे रही है, तू नहीं तोड़ सकता इसको, तू नहीं सुधार सकता इसको, जैसी तूने बना दी वैसी रहेगी। तो भगवान का विद्रोह कर रहा हो। तो रिजॉल्व अगर नहीं हुआ क्राइसिस, तीनों क्राइसिस इसी एज में आते हैं, और इन तीनों क्राइसिस को रिजॉल्व नहीं किया तो बच्चे के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाएगा, बच्चे के अंदर विद्रोह भी आ जाएगा, बच्चे के अंदर बच्चे की ईगो भी ठीक तरह से डेवलप नहीं होगी, क्योंकि फादर ही तो ईगो को डेवलप कराने वाला होता है। समाज में बच्चे को सिखाता है कि वहाँ बैठो तो चम्मच से खाना खाओ, वहाँ बैठो तो कुर्सी पर जा कर के बैठो, वहाँ जाओ तो अपने पिताजी को उनको नमस्कार करो जो मास्टर होंगे, ये सारी चीज़ें। तो बच्चे को लगता है कि मुझे मेरी ईगो को जो के अंदर जो ईगो को, तो ये सारी चीज़ें बच्चा फादर से ही सीखता है। जो नेचुरल सिंबल है मदर की वो ट्रांसफ़र कर दीजिए फादर की तरफ को। अगर ये ट्रांसफरेंस ठीक हो जाती है तो बच्चा बहुत अच्छा आदमी बन जाएगा। और अगर ज़्यादा मदर ने ज़्यादा इसको फादर के लिए बहुत ही पैदा कर दिया तो बच्चा बड़ा भक्त बन जाएगा, वो देशभक्त भी बन जाएगा, वो अपने मास्टरों का भी बड़ा भक्त बनेगा, मास्टर जियों का, टीचर्स को ही भगवान समझेगा, बाप को भी भगवान समझेगा। और अगर ढिलाई रह गई इसमें तो चलो भगवान ना समझे लेकिन वो उनका सम्मान तो करेगा। तो ओडिपस क्राइसिस को रिजॉल्व करना सारी ज़िंदगी के अंदर बड़ा मुश्किल है। अगर ओडिपस कॉम्प्लेक्स में तीनों चीज़ें ठीक तरह से रिजॉल्व हो गई तो फादर और बच्चे के जो संबंध हैं, फादर और बच्चे के जो रिलेशन हैं, बच्चा फादर को रेस्पेक्ट कितनी करे कितनी नहीं करे, फादर से कितना सीखे कितना नहीं सीखे, ये सारा इसी एज में होता है। नार्सिसस को तो चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं। बहुत सारे बच्चे सारी ज़िंदगी बड़े स्वार्थी रहते हैं और समझते हैं कि मैं ही मैं हूँ दुनिया में और कोई नहीं है। हालांकि नार्सिसस बड़ा ख़तरनाक रहता है, बड़े स्वार्थी बच्चे बन जाते हैं, सोसाइटी को नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन नार्सिसस इतना खतरनाक नहीं है जितना ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में अगर ज़रा सी भी कमी रह गई, अब बच्चा प्रायश्चित भी करता है, अपना नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑफ लव है उसको प्राप्त करने के लिए फादर से वो कुछ खींचता है। और फादर से खींचने का मतलब है कि अगर उसको नहीं मिलेगा तो नेचुरल ऑब्जेक्ट को ज़बरदस्ती पजेस करने की कोशिश जो करेगा तो फिर बच्चे को प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो अपना नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑफ लव जो है इसको बच्चा ज़िंदगी भर नहीं छोड़ता। मदर सिंबल जो है वो ट्रांसफ़र तो हो सकती है, बच्चा जो है माँ की बजाय गाय को कहने लगे गऊ मेरी माता है, बच्चा अपनी, लेकिन माँ का सिंबल वो समझता है जिसके साथ मदर सिंबल लग गया वो मेरा नॉन नेचुरल ऑब्जेक्ट है, मुझे सेटिस्फेक्शन देने वाला, मेरे लव का अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो मुझे श्योर लव दे सकता है। तो ये मदर सिंबल ऐसी है जिसको सारी सोसाइटियाँ, जितनी भी सिविलाइज सोसाइटियाँ दुनिया में, वो मदर सिंबल को बड़ा सेक्रेड, बड़ा पवित्र मानती हैं। हमारे यहाँ तो मनु ने लिखा ही है बहुत ज़्यादा कि माँ से ज़्यादा पवित्र शब्द किसी भी भारत में किसी भी भाषा में नहीं मिलेगा शब्द। तो अब इन्होंने ग्रीक वालों ने उसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स में बना दिया, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत पहले कहा गया है। और 3 तरह की बताई गई है कि 3 तरह से महिला जो है वो पवित्र मानी गई है। तो उसमें माँ को सबसे श्रेष्ठ माना गया है।
मनु कहते हैं माँ जैसा शब्द माँ, ये शब्द बोलते ही बच्चे के मन में एक पवित्रता का भाव उत्पन्न होगा। फिर उन्होंने कहा कि अपने जो इंसेस्ट आती है, यानी बच्चा जो है अपनी बहन की तरफ बड़ी प्यार की दृष्टि से देखता है, तो ये इंसेस्ट को भी अगर ठीक हमने सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी में इंसेस्ट अलाउड नहीं, तो इंसेस्ट को हमने रेगुलेट अगर किया तो परिवार का टूटेगा नहीं। हमारे यहाँ भी ये कहा गया है, अगर कोई ऐसा सिंबल हो सकता है जिसको हम ये माने कि प्यार का सबसे बड़ा सिंबल है, तो बहन हो सकती है। वत्सल इतना, और मनु ने कहा है कि 2 बार भाई की लंबी आयु के लिए बहन ही प्रार्थना करती है। तो बहन का शब्द आते ही आ जाएगा वात्सल्य। इतनी वत्सलता दुनिया में किसी में मिल ही नहीं सकती जिसको आप बहन कह दोगे। आपने किसी को कह दिया ये मेरी बहन है, तो समझ लो आपको प्यार का खजाना मिल गया। और तीसरी चीज़ मनु ने कहा कि बेटी जो है वो परिवार की लाज है। जो निर्लज्ज आदमी हैं, बेशरम आदमी हैं, वही बेटी की चिंता नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ तो खैर 3 चीज़ें बताई, इनके यहाँ एक ही कहा गया, मदर सिंबल। तो हम ओडिपस के तीनों क्राइसिस को हम इस एज के साथ जोड़ते हैं। नार्सिसस को भी, फादर की राइवलरी को भी, और इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स को भी। इसमें हमने सबसे ज़्यादा खतरनाक देखा है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। फादर के साथ कैसे रिलेशन हमारे बनाती है मदर। इस एज को फ्राइड ने लगभग 9 या 10 साल की एज माना है, लगभग 9 साल की एज।